Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is me Hamid Khan and you're watching my channel Hamid Biologist. Dear student, आज हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के लेक्चर को डिसऑर्डर ऑफ स्पेशल सेंसेस। जो स्पेशल सेंसेस आई और ईयर से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो आज के इस यूनिट में हम जो अपने ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे उसमें हम ईयर और इसके अलावा आई की इनॉटपिन फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इन दोनों के हम जो प्रॉब्लम है या ऑडिटरी डिसफंक्शन है या आई से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उसको डिस्कस करेंगे। स्पेशली आई से रिलेटेड जो है ग्लूकोमा है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे और इसके अलावा ईयर से रिलेटेड जो टिनाइटिस और इसके अलावा हेयरिंग लॉस है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आई की रिव्यू के बारे में बात करेंगे। आई जो ये स्पेरिकल शेप का होता है, राउंड शेप का होता है, स्पेरिकल शेप का होता है और 2.5 सेंटीमीटर इसकी गोलाई होती है, डायमीटर होती है और ये ऑर्बिटल कैविटी में पाया जाता है। ऑर्बिटल कैविटी जो है ये स्केलेटल कैविटी होती है जो कि 7 हड्डियों पर मुश्तमिल होती है और स्कल के अंदर मौजूद होती है और इसकी वजह से इसको प्रोटेक्शन मिली होती है। अगर हम एक्सटर्नल पार्ट्स की बात करें तो आई की तो ये हिस्सा आईब्रोज कहलाता है और इसके अलावा ये जो पलके होती है इसे हम आईलैश के लेते हैं और इसके अंदर दो हिस्से होते हैं, एक वाइट हिस्सा होता है और वाइट हिस्सा जो है सक्लेरा कहलाता है और ब्लैक वाला हिस्सा जो होता है ये प्यूपिल होता है और इसके साइडों पे जो कलरफुल हिस्सा होता है इसे हम आयरस कहते हैं। इसके अलावा आंखों के ऊपर जो पर्दा होता है, जो चीज़ भी हमारे आंखों के करीब पहुंचती है हमारे आंखें बंद हो जाती है, इस पर्दे को बेसिकली हम आई लिड्स कहते हैं। आई लिड्स दो होते हैं, ऊपर भी मौजूद होती है और नीचे भी मौजूद होते हैं और ये हमारे जो रिफ्लेक्स सेक्शन के तौर पे जो फंक्शन होता है वो इसके अंदर मौजूद होती है। अगर कोई भी चीज़ हमारे आंख तक करीब पहुंचती है तो आई लिड्स जो है, अपर आई लिड्स और लोअर आई लिड्स जो है उसको आंख को जो है प्रोटेक्ट कर देती है, क्लोज कर जाती है। इसके अलावा ये जो कोने पे जो हिस्सा है इसे बेसिकली लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। यहाँ से लैक्रिमल कैनाल निकलता है और इसको जैसे आंखों में जो आंसू वगैरह होता है जिसमें स्पेशल एंजाइम होता है लाइसोजाइम, उस लाइसोजाइम के साथ जो है यहाँ पे जो है टीयर्स जिसे हम आंसू कहते हैं वो आंसू खारिज होते हैं। ये इसकी एक्सटर्नल एनाटॉमी है। एक्सेसरी ऑर्गन और आई की प्रोटेक्शन की बात करें तो सबसे पहले ऑर्बिटल कैविटी आती है। कैविटी की अगर हम बात करें तो कैविटी का मतलब कोई एम्प्टी जगह। तो ऑर्बिटल कैविटी, ऑर्बिटल का मतलब ऑर्बिट राउंड से निकला है। ये बोनी सॉकेट्स बोन्स होते हैं और 7 बोन्स ये पाए जाते हैं और इसने आंखों को प्रोटेक्शन दी होती है। इसके बाद इस सेकेंड एडिपोज टिश्यूज भी पाए जाते हैं और ये क्यूशन के तौर पे आंखों को क्यूशन का फंक्शन प्रोवाइड करता है। लेक्रिमल ग्लैंड्स की बात करें तो लेक्रिमल ग्लैंड से टीयर प्रोड्यूस होते हैं और टीयर जो ये लुब्रिकेशन के तौर पे काम करता है आई और इसके अलावा आई को जो है ये खुश्क होने से बचाते हैं लेक्रिमल ग्लैंड्स। इसके अलावा इसमें जर्मिसिडल इफेक्ट्स भी पाया जाता है। अब जर्मिसिडल इफेक्ट्स की बात करें तो जर्मिसिडल इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो जम्स वगैरह होते हैं, पैथोजेंस वगैरह होते हैं, उसको ख़त्म करने की सलाहियत भी हमारे टीयर्स में पाया जाता है और टीयर्स बेसिकली लेक्रिमल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। आईब्रोज की बात करें तो आईब्रोज भी बेसिकली जो फॉरेन पार्टिकल से हमें प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा जो परस्पायरेशन होती है, जो हमारे आंखों के ऊपर जो है स्वेटिंग वगैरह पसीना जो निकलता है वो भी आईब्रोज के जरिए होता है और इसके अलावा आंखों के ऊपर जो रोशनी पड़ती है उसको डायरेक्ट रोशनी पड़ने से बचाती है। सबसे पहले वो आईब्रोज के ऊपर पड़ती है, उसके बाद आंखों के ऊपर पड़ती है। आईलिड्स की बात करें तो आईलिड्स जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि रिफ्लेक्स एक्शन के जरिए हमारे आंखों के जो पर्दे होते हैं वो क्रॉस हो जाते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम तक अब जो अप्रोच करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो फौरन आईलिड्स जो क्रॉस हो जाती है। आईलैशेस से ऑयल प्रोड्यूस होता है, ऑयल से क्रिएट करता है और वो जो ऑयल होता है वो बेसिकली जो आईलिड्स होते हैं उसको खुश्क होने से बचाते हैं और उसको चिपकने से भी बचाते हैं। इसके बाद वंस अगेन यहाँ पे हम इसकी नोट पे डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन आई की अगर हम बात करें तो ये वाला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है इस हिस्से को हम बेसिकली ये प्यूपल कहलाते हैं। ब्लैक हिस्सा भी इसे कहते हैं, आंखों की जो गोला होता है, ब्लैक पार्ट ऑफ आई, उसे हम प्यूपल कहते हैं और प्यूपल के बिल्कुल सेंटर में लेंस लगा होता है, ठीक है। और इस लेंस और प्यूपल को कम्प्लीटली होल्ड किया होता है सेलरी मसल्स ने। इसे हम सेलरी बॉडी और सेलरी मसल्स भी कहते हैं। और इसके अलावा जो मोस्ट आउटर लेयर होती है उस मोस्ट आउटर लेयर को हम बेसिकली सक्लेरा कहते हैं। सक्लेरा के बाद जो है कॉर्निया आता है और सक्लेरा जो है ये वाइट पार्ट ऑफ आई है और मोस्ट इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो रेटिना होते हैं। रेटिना बेसिकली यहाँ से जो लेंस में इमेज बनता है वो इमेज रेटिना के पास चला जाता है और रेटिना ऑप्टिक नर्व के जरिए उसको ब्रेन तक इमेज की फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर है।
यहाँ पर फ्लूइड मौजूद होता है बिटवीन द कॉर्निया और सक्लेरा। इस फ्लूइड का नाम एक्वस ह्यूमरस है। और यहाँ पर जो फ्लूइड मौजूद होता है इस सेंटर में, इस हिस्से को हम बेसिकली यहाँ पर एक्वस ह्यूमर फ्लूइड पाए जाते हैं बिटवीन द कॉर्निया एंड सक्लेरा। और यहाँ पर जो फ्लूइड पाए जाते हैं इसे बेसिकली विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि इसको हमने शुरू में पढ़ लिया कि आईलिड्स होते हैं, लेक्रिबल ग्लैंड्स टॉप ऑफ द आई, आईलिड्स के टॉप पे भी पाया जाता है, आईब्रोज के बिल्कुल नीचे, और इसके अलावा यहाँ कोने पर भी पाया जाता है। इन दोनों को हम बेसिकली लेक्रिबल ग्लैंड कहते हैं। और लेक्रिबल ग्लैंड के दो कैनाल होते हैं, सुपीरियर लेक्रिबल कैनाल भी होते हैं, इंफीरियर लेक्रिबल कैनाल भी होते हैं, और दोनों से जो है बेसिकली टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं। और उस टीयर्स में, उस आंसू में एंजाइम होता है जिसे हम लाइसोजाइम कहते हैं। और आंखों का ये जो ब्लैक हिस्सा है, इस ब्लैक हिस्से को हम प्यूपल कहते हैं। और जो साइडों पर जो कलर प्रोड्यूस होता है इस कलर को हम आयरिस कहते हैं। किसी के ब्लू होते हैं और किसी के डार्क ब्राउन होते हैं, ये डिपेंड करता है, जेनेटिक फैक्टर भी इसमें शामिल होते हैं। तो आयरिस बेसिकली हमारे आंखों को कलर देता है। अब ये इसकी कंप्लीट एनाटॉमी है। सक्लेरा है, सक्लेरा के बाद जो है सक्लेरा वाइट पार्ट ऑफ द आई है, उसके बाद फिर कॉर्निया है, और यहाँ पे एक फ्लूइड मौजूद है जिसे हम इंटीरियर चेम्बर भी कहते हैं। और उस इंटीरियर चेम्बर के अंदर एक्वस ह्यूमर फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। और सेंटर में यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो होता है यहाँ पर भी फ्लूइड पाया जाता है, बेसिकली इसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और यहाँ पर जो होता है इसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है। इसके सेंटर में लेंस पाया जाता है, और लेंस जो है बेसिकली वो प्यूपल के साथ कनेक्टेड होता है। और आयरिस, ये आपको नजर आ रहा है, आयरिस कहलाता है। आयरिस जो है बेसिकली ये आंखों को कलर देता है। इसके अलावा ऑप्टिक नर्व होता है, और ऑप्टिक नर्व के पास इमेज की फॉर्मेशन होती है, और इमेज डायरेक्टली जाके ब्रेन के पास शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद ये मसल्स है, कुछ स्पेशल मसल्स है, क्योंकि आंखों की मूवमेंट जो है वो 360 डिग्री एंगल पर एनी टाइम किसी भी तरफ हम उसको मूव कर सकते हैं। तो इसके डिफरेंट मसल्स है। सुपीरियर रेक्टस है, और इसके अलावा सुपीरियर ऑब्लिक है, ये फ्रंटल बोन के नीचे बिल्कुल सुपीरियर ऑब्लिक है। इसके अलावा लेटरो रेक्टस है और इंफीरियर रेक्टस है, मैक्सिला बोन के ऊपर ये पाए जाते हैं, इंफीरियर ऑब्लिक, और इस मसल्स का नाम है इंफीरियर ऑब्लिक। तो ये कुछ खास मसल्स है, और इस खास मसल्स की वजह से हमारे आंखों में मूवमेंट होती है, जो हमारे कंप्लीट आई बॉल है उसको मूव कर सकते हैं। ओके, अभी हम डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डिसऑर्डर इज ग्लूकोमा। ग्लूकोमा की बात करें तो ये कैसा कंडीशन होता है कि जिसमें इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, जो फ्लूइड होता है आंखों में, जो पानी का प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। इस कंडीशन को हम ग्लूकोमा कहते हैं। इंट्राओकुलर प्रेशर क्या होता है? इंट्राओकुलर प्रेशर एक ऐसा फ्लूइड होता है, एक ऐसा फ्लूइड प्रेशर होता है जिसकी वजह से जो ऑप्टिक नर्व होता है, जो कि ब्रेन को ऑर्डर करता है, ब्रेन को मैसेज फॉरवर्ड करता है, ब्रेन को इमेज की फॉर्मेशन करता है, वो ऑप्टिक नर्व प्रेस हो जाता है। तो ऑप्टिक नर्व क्या है? विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। विजुअल इंफॉर्मेशन को कैरी करता है आंखों से ब्रेन की तरफ। ये ऑप्टिक नर्व का अहम इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर ग्लूकोमा को अनट्रीट किया गया है, उसके इलाज नहीं किया गया है, तो उसके नतीजे में जो ऑप्टिक डिस्क है, कंप्लीट आंखों की जो फ्रंट वाला हिस्सा है, स्पेशली लेंस और इसके अलावा सेलरी बॉडी, इसमें एट्रोफी हो जाएगी और इसके नतीजे में प्रोग्रेसिव ब्लाइंडनेस की तरफ पेशेंट चला जाएगा। अमूमन ये इसकी मतलब कैसे होता है? तो अमूमन ये इस तरह होता है कि जो फ्रंट पार्ट ऑफ आई होती है, इंटीरियर चैम्बर भी जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर फ्लूइड जमा हो जाता है और इस कंडीशन को हम ग्लूकोमा कहते हैं। अब जब ये एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, तो ये एक्स्ट्रा फ्लूइड आंखों के बिल्कुल लेंस के बिल्कुल फ्रंट वाले हिस्से में जमा हो जाते हैं, तो उसके नतीजे में आंखों के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो प्रेशर जो ऑप्टिक नर्व के ऊपर भी पड़ जाता है और इसको जैसे ऑप्टिक नर्व जो प्रेस हो जाते हैं, और जब ऑप्टिक नर्व प्रेस हो जाएगा तो ब्रेन के पास मैसेज नहीं जाएगा, इमेज की फॉर्मेशन नहीं होगी और टाइम टू टाइम प्रोग्रेसिव ब्लाइंडनेस की तरफ पेशेंट जाएगा। तो ये ग्लूकोमा है। अब ग्लूकोमा चूंकि यहाँ पर इंटीरियर चैम्बर पर प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन अब ग्लूकोमा के भी डिफरेंट टाइप से। बेसिकली प्रेशर यहाँ से डेवलप हो जाते हैं और यहाँ से डेवलप होने के बाद यहाँ से इंटर होके सेलरी मसल्स के होता हुआ यहाँ पे इंटीरियर चैम्बर में जाता है और इंटीरियर चैम्बर के अंदर वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो उसके नतीजे में पेशेंट को ब्लर फॉर्मेशन होती है, जो इमेज वगैरह होते हैं उसको ब्लर नजर आते हैं। लेकिन बेसिकली पूरे आंखों के ऊपर, कंप्लीट आई के ऊपर प्रेशर पड़ जाते हैं और उसको जैसे जो ऑप्टिक नर्व होता है, इस इमेज में आपको नजर आ रहा होगा, ऑप्टिक नर्व बेसिकली प्रेस हो जाता है और ऑप्टिक नर्व जब प्रेस हो जाते हैं तो पेशेंट प्रोग्रेसिव ब्लाइंडनेस की तरफ चला जाता है। ये नॉर्मल आईज है और ये ग्लूकोमा है। आप देख सकते हो ग्लूकोमा के अंदर जो बेसिकली जो एक्वस ह्यूमर से और इसके अलावा विट्रस ह्यूमर है, दोनों के अंदर जो है वेरिएशन आ चुकी है, दोनों फ्लूइड के अंदर जो है वेरिएशन आ चुकी है।
अब वेरिएशन आने की वजह क्या है? अब अगर हम यहाँ देखें तो ये हाई प्रेशर हो चुका है। अब होता ये है कि ये जो आई का प्रेशर होता है जो अंदर यहाँ पे मौजूद होता है, इसे हम बेसिकली वेट्रस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। इस हिस्से में जो आंखों का पानी मौजूद होता है ये जाके यहाँ से शिफ्ट होता है आंखों के फ्रंट पार्ट में, ठीक है। फ्रंट पार्ट या फ्रंट चेंबर या इंटीरियर चेंबर भी हम इसे कहते हैं, यहाँ पर शिफ्ट होता है। लेकिन अब कुछ ऐसे इसके दो टाइप से, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसकी ड्रेनेज ब्लॉक हो जाती है। अब जब ड्रेनेज ब्लॉक हो जाती है तो जो फ्लूइड होता है वो यहीं पर ही रुकता है और इसके नतीजे में वो फ्लूइड यहाँ पे, चूंकि यहाँ से जो ड्रेनेज होती है वो ड्रेनेज नहीं होती और फ्लूइड यहाँ पे आके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और आंखों की जो साइज होती है वो बढ़ जाती है। किसकी वजह से? ड्रेनेज कैनाल ब्लॉक्ड। जो ड्रेनेज कैनाल है जो इस फ्लूइड को ड्रेन करके दोबारा ब्लड सर्कुलेशन में दाखिल करता है, वो कैनाल ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और जब वो ब्लॉक हो जाते हैं तो उसकी वजह से आंखों का जो प्रेशर होता है वो मेंटेन रहते हैं और बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कैनाल है जो एक्स्ट्रा फ्लूइड को जो है ब्लड सर्कुलेशन में वापस रिटर्न करता है वो ब्लॉक हो जाता है। ये इसकी अहम वजह है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा जी, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसके टाइप से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, जिसे एक्यूट ग्लूकोमा भी कहते हैं, शदीद ग्लूकोमा होता है। इसके बाद ओपन एंगल ग्लूकोमा और ये क्रॉनिक ग्लूकोमा भी कहलाता है। थर्ड में कंजेनिटल ग्लूकोमा है और फोर्थ में जो है बेसिकली सेकेंडरी ग्लूकोमा है। अब ये हम डिस्कस करेंगे एंगल क्लोजर या एक्यूट ग्लूकोमा। अब जैसे मैंने आपको शुरू फिगर में बताया कि ये कैसा कंडीशन होता है कि जो कैनाल ड्रेनेज सिस्टम होता है वो ब्लॉक हो जाता है, उसके दरमियान जो एंगल बनता है वो एंगल ब्लॉक हो जाता है और वो ड्रेनेज जो फ्लूइड की जो ड्रेनेज होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। इस कंडीशन को एंगल क्लोजर ग्लूकोमा कहते हैं। खैर आगे फिगर में क्लियरली उसको समझेंगे। इसके हम बेसिकली क्लोज एंगल ग्लूकोमा भी कहते हैं। जो इंटीरियर चेंबर होता है वो नैरो हो जाता है, बिल्कुल तंग हो जाता है और उसके नतीजे में जो आउटफ्लो होता है वो आउटफ्लो इम्प्योर हो जाता है, यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो कैनाल होता है, उसकी तरफ फ्लूइड का जो है जो मूवमेंट होती है वो क्लोज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंटीरियर चेंबर बिल्कुल तंग हो जाता है और इंटीरियर चेंबर जब तंग हो जाते हैं तो फ्लूइड आगे जाके ड्रेन नहीं हो पाता और इसके नतीजे में आइरिस भी थिक हो जाता है और जो प्यूपिल है उस प्यूपिल के अंदर भी डायलेशन हो जाती है। अब जैसे ही आइरिस थिक हो जाता है तो आइरिस की थिक होने के बाद सर्कुलेशन मजीद रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, सर्कुलेशन मजीद ब्लॉक हो जाती है। आइरिस और इसके अलावा सक्लेरा, चूंकि ये सर्कुलेशन को ब्लॉक करता है तो इसके नतीजे में जब ये सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है तो बेसिकली जो इंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर होता है उसमें फ्लूइड की मिकदार जो होती है वो यानी कि वहां पर जो ड्रेनेज का सिस्टम होते हैं इंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर का वो बंद हो जाते हैं और उसके नतीजे में जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड रिड्यूस नहीं होता, रिड्यूसिंग नहीं होता, यानी कि एलिमिनेट नहीं होता, खारिज नहीं होता। और जब वो फ्लूइड खारिज ही नहीं होगा तो इस कंडीशन को बेसिकली एक ऐसा कंडीशन पैदा हो जाएगा कि जो आंखों के अंदर इंट्रा ऑकुलर प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। और इंट्रा ऑकुलर प्रेशर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आइरिस और इसके आइरिस थिक हो चुका है, आइरिस ने सर्कुलेशन ब्लॉक कर दिया है। अब वो जो सर्कुलेशन था इंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर के दरमियान जो दोबारा ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होता था वो ब्लॉक हो चुका है, तो इसके नतीजे में जो एक्वस ह्यूमरस रीअब्जॉर्प्शन होगी वो भी नहीं होगी और एक्वस ह्यूमर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो आंखों के अंदर शदीद इन्फ्लेमेशन होगी, सूजन होगी, उसमें फ्लूइड मौजूद होगा। इस कंडीशन को हम एंगल क्लोजर या एक्यूट ग्लूकोमा भी कहते हैं। ओके, क्लिनिकल फीचर की बात करें तो अचानक होता है और शदीद होता है, किसी एक आंख में होती है और या तो नज़र बिल्कुल कम होगा या क्लाउडी विजन होगा, बादल बादल नजर आएंगे, नोज एंड वोमिटिंग भी होगी और रेनबो लाइक हेलोस अराउंड द लाइट्स, लाइट्स के बिल्कुल करीब 7 कलर्स जो है पेशेंट को नजर आएंगे और आंख जो है रेड हो जाती है। और इसके अलावा आंखें ऐसे नजर आती है कि जैसे इसमें कोई सूजन हो चुकी है, स्वेलिंग हो चुकी है। इसके बाद ओपन एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा, इसमें सर्कुलेशन होती है, यहाँ पे ड्रेनेज ब्लॉक नहीं होता, ये क्रॉनिक कंडीशन है और ये अमूमन 35 एज के पीपल में आता है और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लूकोमा है। इसकी कॉज अननोन है, इडियोपैथिक है और इसमें भी आंखों के अंदर प्रेशर जो है बढ़ जाते हैं, लेकिन ये स्लोली बढ़ता है। इसके अलावा जो प्रेशर होता है ये ऑप्टिक नर्व को प्रेस करता है और इसके अलावा जो रेटिना होता है, आंखों का जो मोस्ट इनर मेम्ब्रेन होता है जो बैक ऑफ द आई के अंदर मौजूद होता है रेटिना, उसको भी ये प्रेस करता है, लेकिन टाइम टू टाइम, क्योंकि ये क्रॉनिक कंडीशन है।
ओपन एंगल ग्लूकोमा टेंड्स टू रन इन फैमिलीज, फैमिली में रन करता है अगर आप इंतहाई रिस्क पर है, अगर आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को ओपन एंगल ग्लूकोमा हो तो जो अफ्रीकन पीपल्स हैं पर्टिकुलरली वो हाई रिस्क पर होते हैं इस डिजीज़ में, क्योंकि उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स में ये डिजीज़ पाई जाती है। तो ये जो है बेसिकली इसकी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जेनेटिक कॉज भी शामिल है। नाउ अब यहाँ पर इस फिगर में पूरी कहानी खुलेगी कि ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या है, क्लोज एंगल ग्लूकोमा क्या है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई यहाँ देखो, ये आंखों का जो यहाँ पर बेसिकली एक्वस ह्यूमर्स पाया जाता है और यहाँ पे विट्रस ह्यूमर पाया जाता है, ठीक है। ये हिस्सा जो ये इंटीरियर चेम्बर कहलाता है, ये हिस्सा बेसिकली पोस्टीरियर चेम्बर कहलाता है। यहाँ से फ्लूइड बनता है, फ्लूइड बनने के बाद इस डक्ट के जरिए इंटर होके यहाँ से आपको नजर आ रहा है ये एंगल ओपन है, ये जाविया बिल्कुल ओपन है, यहाँ से निकलता है और इस डक्ट के जरिए एंटर होके ब्लड सर्कुलेशन के जरिए दोबारा ब्लड में चला जाता है। तो यहाँ पोस्टीरियर चेम्बर का फ्लूइड और इंटीरियर चेम्बर का फ्लूइड दोनों यहाँ से, पोस्टीरियर चेम्बर जो है यहाँ से जर्नी करेगा, यहाँ से सफर करेगा, और चूंकि यहाँ पे ये बिल्कुल ओपन हो चुका है, यहाँ पर भी ओपन है और ये जाके डायरेक्ट इस डक्ट में खाली होगा। एक साइड पर भी डक्ट है और दूसरे साइड पर भी डक्ट है, ठीक है। कैनाल ऑफ सेक्लम इसे हम कहते हैं, ये डक्ट पाया जाता है और ये डक्ट ड्रेनेज के तौर पे काम करता है। ये दोबारा हमारे ब्लड सर्कुलेशन में इस एक्सेस फ्लूइड को ड्रेन कर देते हैं। अब चूंकि ये ओपन एंगल ग्लूकोमा है, इसमें भी फ्लूइड बढ़ रहा है टाइम टू टाइम, लेकिन ड्रेनेज इसमें ओपन है, ये ओपन एंगल ग्लूकोमा है। अब यहाँ पे हम देखें तो ये क्लोज एंगल ग्लूकोमा है। अब गौर करें यहाँ पे, यहाँ से क्या हो रहा है कि जो पोस्टीरियर चेम्बर है, पोस्टीरियर चेम्बर से फ्लूइड तो यहाँ पे इंटर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आयरिस है वो आयरिस सूज चुका है और आयरिस बिल्कुल यहाँ पे चिपक चुका है। तो ये जो ड्रेनेज के दरमियान जो ब्लॉकेज है, इस ब्लॉकेज की वजह से जो कैनल ऑफ सेक्लम है इसमें ये फ्लूइड ड्रेन नहीं हो रहा और नतीजतन ये इमरजेंसी कंडीशन पैदा हो जाती है। पीछे से लोड बढ़ जाता है एंटीरियर चेम्बर के ऊपर और एंटीरियर चेम्बर लेंस के ऊपर प्रेशर बढ़ाता है, आयरिस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो होपफुली कि इस फिगर के जरिए ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल ग्लूकोमा को आपने क्लियरली समझ चुके होंगे। कंजेनाइटल ग्लूकोमा कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट है, बच्चों में होता है। एंटीरियर चेम्बर जो है उसमें बेसिकली ग्लूकोमा बढ़ जाते हैं बच्चों के अंदर, इसके डिफरेंट टाइप्स है और ये पैदाइश के तौर पर ही होता है। इसके अलावा ये कि नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द फ्लूइड आउटफ्लो चैनल इन द आइस, आइस के अंदर जो चैनल्स होती हैं जैसे हमने कैनाल सिस्टम पढ़ लिया ड्रेनेज का, उसके अंदर कोई एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है तो उसके नतीजे में कंजेनाइटल ग्लूकोमा होते हैं। बच्चा पैदाइश के साथ अपने साथ ही लेके आता है। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो अमूमन जो इसके अलामात होते हैं, कुछ ही महीनों में जब बच्चा जो होता है वो कुछ महीने बड़ा हो जाता है तो उसके अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। क्लाउडनेस होती है, बच्चे के आंखों में क्लाउडनेस नज़र आती है किसी एक आंख में। इसके अलावा इनलार्जमेंट भी होती है और बिल्कुल सुर्ख नज़र आता है और सेंसिटिव टू लाइट, बच्चा लाइट की तरफ नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स है, क्लिनिकल पिक्चर को हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके भी अलग अलग टाइप्स है कंजेनाइटल ग्लूकोमा के। सबसे फर्स्ट होंगे क्लाउडी कॉर्नियास, जो कॉर्नियस होगा बिल्कुल क्लाउडी होगा। इसके अलावा हेब्स्टेरिया, ये हेब्स्टेरिया आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा बॉप्थेल्मस, ये तीन इसके टाइप से कंजेनाइटल ग्लूकोमा के, ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह से होती है। अब सेकेंडरी ग्लूकोमा है। सेकेंडरी ग्लूकोमा हमेशा सेकेंडरी डिजीज या सेकेंडरी जो भी चीज़ आ जाए, सेकेंडरी का मतलब कि कोई प्राइमरी कोज मौजूद था, उस प्राइमरी कोज ने आके ये सेकेंडरी को डिजीज पैदा कर चुके हैं। सेकेंडरी ग्लूकोमा जो है ये एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस से भी हो सकता है और ये ट्यूमर से भी हो सकता है और किसी बॉडी का ट्यूमर दूसरी जगह फैल जाए उससे भी हो सकता है, या ट्रॉमा से भी हो सकता है, हेमरेज के दौरान जो ट्रॉमा बन जाए, या इसके अलावा जो एक्वस ह्यूमर्स का जो आउटफ्लो होता है, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या इसके अलावा स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसकी वजह से, या कोई जो से मेडिसिन हो गए स्पेशली कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन हो गए, तो ये सारे सेकेंडरी ग्लूकोमा के पॉजिटिव एजेंट है। आई डिजीज जैसे कि ओवियाटिस भी एक आई डिजीज है जिसमें आंख की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी सेकेंडरी ग्लूकोमा कॉज हो सकता है। इसके अलावा ओके तो ये ओवियाटिस है, आंख के अंदर बिल्कुल बेसिकली रेड आई है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, इसकी वजह से भी सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है।
ओके, डायग्नोसिस ऑफ ग्लूकोमा, ग्लूकोमा की डायग्नोसिस के लिए जो है टोनोमेट्री एक टेस्ट होता है और टोनोमेट्री टेस्ट के जरिए आंखों के अंदर जो फ्लूइड का प्रेशर होता है, एक्वस ह्यूमर या विट्रस ह्यूमर दोनों का प्रेशर चेक करते हैं। इसके अलावा ऑप्टिक नर्व इमेजिंग, ऑप्टिक नर्व के कुछ फोटोग्राफ्स लेते हैं, उससे भी देखा जाता है कि ऑप्टिक नर्व बेसिकली ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं हुआ है। पेपलरी रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, पेशेंट के सामने रिस्पॉन्स देखते हैं, उसके विजन चेक करते हैं कि प्यूपल के अंदर या उसमें कोई रिफ्लेक्स मौजूद है कि नहीं, रिफ्लेक्स सेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं यानी। रेटिनल एग्जामिनेशन, विजुअल एक्यूटी, इसके अलावा विजुअल फील्ड मेजरमेंट्स, ये कुछ ऐसे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हैं जो ग्लूकोमा को डायग्नोस करने में हेल्प आउट होती है। गोइनोस्कोपी को याद रखें, गोइनोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें स्पेशल किस्म के लेंस को इस्तेमाल करते हैं और उस लेंस के जरिए जो चैनल्स होते हैं आउटफ्लो का, जिसमें ड्रेनेज होती है, उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके एंगल को भी ऑब्जर्व करते हैं कि एंगल ओपन है या क्लोज है। तो गोइनोस्कोपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। ये गोइनोस्कोपी लेंस से आपको नजर आ रहा है, ये टोनोमेट्री डिवाइस है, आंखों के अंदर प्रेशर को चेक करते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो फर्स्ट चॉइस ट्रीटमेंट फॉर द ग्लूकोमा, एनी काइंड्स ऑफ ग्लूकोमा, ग्लूकोमा की अगर हम बात करें तो बीटा ब्लॉकर को इस्तेमाल करते हैं। बीटा ब्लॉकर बेसिकली जो एक्वस ह्यूमर फ्लूइड होता है आंखों के अंदर उसकी सिक्रीशन को स्टॉप करते हैं। बीटाजोलोल इसका ब्रांड नेम है, ठीक है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग भी इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को डिक्रीज करता है। इसकी एग्जांपल में बिमोटोप्रोस्ट है, बिमोटोप्रोस्ट इसका ब्रांड नेम है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम है और ये एंजाइम भी बेसिकली इस फ्लूइड को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर जो है ये भी ऐसे मेडिसिन आते हैं जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट कर देते हैं, उसे हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर कहते हैं। और जब वो एंजाइम इनहिबिटर हो जाए तो बेसिकली एक्वस ह्यूमर जो है उसकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है। इसके अलावा पैरासिम्पटोमाइमेटिक्स ऐसे मेडिसिन हैं जो पैरासिम्पैथेटिक से रिलेटेड है, ये भी बेसिकली ऑकुलर ड्रेनेज को फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन ये प्यूपिल को कंस्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका एडवर्स रिएक्शन क्या है कि हम इसको फैसिलिटेट तो कर सकते हैं, ऑकुलर ड्रेनेज तो हो सकता है, पैरासिम्पटोमाइमेटिक्स ड्रग्स हम दे सकते हैं क्योंकि ये भी ड्रेनेज कर सकता है, लेकिन इसकी नेगेटिविटी क्या है कि ये जो प्यूपिल है उस प्यूपिल को कंस्ट्रक्ट कर देता है और इसके नतीजे में जब प्यूपिल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी तो ये कंडीशन भी ठीक नहीं है। तो इस वजह से इसमें एवॉइड करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चॉइस में क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर जैसे कि बीटाजोलोल, फिर इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन में बिमोटोप्रोस्ट है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ क्लोज एंगल ग्लूकोमा की बात करें चूंकि खतरनाक सिचुएशन है, पहले आपको बता चुका हूँ। 24 से लेकर 48 आवर्स जो है ये लाइफ सेविंग टाइम है क्लोज एंगल ग्लूकोमा के पेशेंट के लिए। अगर डिले किए गए तो आइरिस और कॉर्निया के दरमियान एडहेशन हो जाएंगे, चिपक जाएंगे और इसके नतीजे में जो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम होगा वो बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा और इसके नतीजे में विजन लॉस हो जाएगी। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हम देंगे। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है ग्लूकोमा पीरियर टू सर्जरी के अलावा अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए हम ऑस्मोटिक डायूरेटिक दे सकते हैं और जिसमें मैनिटोल ड्रिप आते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स क्या करेंगे, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स बेसिकली क्लोज एंगल ग्लूकोमा को शॉर्ट टर्म के लिए रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन सर्जरी जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन है। अब ट्रीटमेंट इससे क्या है भाई, सर्जरी है, लेजर थेरेपी और इसके अलावा सर्जरी इमरजेंसी सिचुएशन में, तो इमरजेंसी सिचुएशन में फर्स्ट चॉइस जो है वो सर्जरी है और नॉर्मल में भी सर्जरी की तरफ ही पेशेंट जाता है, लेकिन कुछ टाइम इंटरवल के लिए ऑस्मोटिक डायूरेटिक के जरिए पेशेंट जो है गुजारा कर सकता है। अब इसके बाद सेकेंड आई डिसऑर्डर इज कैटारेक्ट की बात करें तो कैटारेक्ट को हम डिफाइन करेंगे, उसके पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो क्लिनिकल फीचर है कैटारेक्ट की उसको डिस्कस करेंगे। कैटारेक्ट बेसिकली जो लेंस होता है उस लेंस के अंदर क्लाउडिंग शुरू हो जाती है या उसके अंदर ओपेसिटी शुरू हो जाती है, इसके नतीजे में जो विजन होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। आपको नजर आ रहा है ये लेंस जो प्यूपिल के अंदर लेंस है उसके अंदर बेसिकली ब्लर फॉर्मेशन हो चुकी है और जब लेंस के अंदर ही ब्लर फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पर भी इमेज नहीं बनेगा। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ विजन। अब आई जो है ये जो कैमरा होता है कैमरा की तरह ही काम करता है, लाइट रेज जो है वो एंटर हो जाती है आंखों में और ये कॉर्निया को पास करते हुए एक्वस ह्यूमर को पास करते हुए जो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है
उसको पास करते हुए सीधा पीपल के पास आते हैं और पीपल उसको लेंस के पास ले जाते हैं। अब लेंस उसको बेंड्स कर देता है रेस की शक्ल में, उस लाइट को रेस की शक्ल में बेंड्स कर देता है और जो बैक साइड पर रेटिना की लाइनिंग होती है उस पे इसको फोकस कर देता है आंखों के बिल्कुल बैक साइड पर। वहाँ पर एक इमेज बन जाता है और वो इमेज जो रेटिनल सेल्स होते हैं वो रेटिनल सेल्स वो इमेज ऑप्टिक नर्व के पास ले जाते हैं और ऑप्टिक नर्व उसको डायरेक्टली ब्रेन के पास ले जाते हैं और ब्रेन जो है इमेज के प्रोसेस को समझ लेता है। ये तो सिंपल फिजियोलॉजी थी विजन की, विजन किस तरह बनता है, तो ये इसकी नॉर्मल मैकेनिज्म है विजन का। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो स्पेशली प्रोटीन और ग्लूकोज जब बिल्डअप हो जाते हैं बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं, ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके नतीजे में बेसिकली कैटैरेक्ट हो सकता है। कैटैरेक्ट से क्या होगा, लॉस ऑफ विजन होगा क्योंकि जो लेंस है वो क्लियरली इमेज की फॉर्मेशन नहीं करेगा और उसके नतीजे में बेसिकली कैटैरेक्ट हो जाएगा। सिंस न्यू लेंस सेल्स form on the outside of the lens, all the older cells are compacted into the inner of the lens resulting in the cataract। तो जो नए सेल होते हैं वो लेंस के बिल्कुल बाहर नए सेल की फॉर्मेशन हो जाती है और उसके नतीजे में जो लेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी एट्रोफी भी हो सकती है, मुकम्मल डैमेज भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ कैटैरिक्स की भी दो टाइप्स है, एक एज रिलेटेड कैटैरिक्स है और दूसरा जो है वो कंजेनिटल कैटैरिक्स है। अब एज रिलेटेड जैसे कि नाम से ही वाज़ेह है कि ये कैटैरिक्स जो है एजिंग में होगी 51, 52, 41, 49। इसके अलावा कंजेनिटल जो है बेबीज़, कुछ ऐसे बेबीज़ होते हैं कि वो जल जाते हैं, इन्फेक्शन पैदा होता है उनमें, बोन इन्फेक्शन, या इसके अलावा कोई ट्रॉमा हो जाता है या पैदाइश के साथ ही कैटैरिक अपने पास लेके आ जाते हैं किसी इन्फेक्शन या पुअर डेवलपमेंट की वजह से, तो ये कंजेनिटल कैटैरिक कहलाते हैं। अब सेकेंडरी कैटैरिक बेसिकली ये भी किसी न किसी वजह से हो सकता है। सेकेंडरी कैटैरिक यानी कि प्राइमरी कोई ना कोई वजह थी जिसकी वजह से आंखों के ऊपर असर पड़ा, सेकेंडरी कैटैरिक कहलाते हैं। सेकेंडरी कैटैरिक जो है डायबिटीज़ हो गया, इसके अलावा टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे ड्रग्स हो गए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डायूरेटिक्स या अल्ट्रावायलेट रेज हो गए या रेडिएशन हो गए, उसकी वजह से भी हो सकता है। ट्रॉमेटिक कैटैरिक किसी भी इंजरी की वजह से हो गया सर्जरी के दौरान या सर्जरी के टाइम पे हो गया, तो ये ट्रॉमेटिक कैटैरिक कहलाएगा। कॉजेस की बात करें तो कॉजेस में डिफरेंट कॉजेस है, एजिंग है, ट्रॉमा है, रेडिएशन है, जेनेटिक्स है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, मेडिकेशन, ये तमाम कैटैरिक के कॉजेस में शामिल हैं। क्लिनिकल फीचर, कैटैरिक्स जो है यूजुअली स्लोली बनता है, यानी कि उसके जो क्लाउडनेस होती है वो स्लोली जाते हैं और कुछ ही सिम्टम्स उसके नमूदार होते हैं और विजन जो होते हैं वो क्लाउडी होती है, ब्लरी होती है, फॉगी होती है, फिल्मी होती है, कुछ खास नज़र नहीं आता। इसके अलावा पेशेंट जो है जो यानी कि जो इनकमिंग रेज होती है उस रेस को जो है बेसिकली पेशेंट मुकम्मल पेनिट्रेट नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पे लेंस उसका डैमेज हो चुका होता है, तो इसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा डबल विजन भी हो गया, डबल विजन भी पेशेंट को कभी कभार डबल विजन की भी कंप्लेन होती है और इसके अलावा पेशेंट जो है कभी कभार जो है क्लाउडी महसूस करता है क्योंकि उसका जो बेसिकली जो मेन ऑर्गन है जो लेंस है वो लेंस ही ख़राब हो चुका है और लेंस जो है लेंस के ऊपर एक किस्म का पर्दा आ चुका है। ट्रीटमेंट इसकी सर्जरी है। ओके, तो हम ब्रेक यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। अब हम ईयर के डिसऑर्डर की बात करेंगे, उससे पहले ईयर की में एनाटॉमी फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, ये वाला हिस्सा बेसिकली आउटर ईयर कहलाता है जो कि ईयर कैनाल्स पेनाई के ऊपर मुश्तमिल होता है। आउटर ईयर ये कंप्लीट जो कि इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है। ये वाला हिस्सा बिल्कुल मिडिल ईयर कहलाता है और ये वाला हिस्सा जो ये इनर ईयर कहलाता है और ये जो स्टिशियन ट्यूब है जो ओरल कैविटी को ईयर के साथ कनेक्टेड करता है। मिडिल ईयर की बात करें तो मिडिल ईयर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आउटर और इनर प्रेशर दोनों को मेंटेन रखते हैं। अब यहाँ पे मिडिल ईयर की बात करें तो मिडिल ईयर में 3 स्पेशल बोन्स होते हैं और उन स्पेशल बोन्स में से मेलियस, इनकस और इसके अलावा स्टैपिस, ये 3 अहम स्पेशल बोन होते हैं और इसकी वाइब्रेशन से जो यहाँ पर बेसिकली जो बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन बेसिकली जिसे हम खोखला कहते हैं, उस खोखला के अंदर साउंड की फॉर्मेशन होती है और वो साउंड डायरेक्ट जो है यहाँ पे बेसिकली ऑडिटरी नर्व होता है। ऑडिटरी नर्व को वो साउंड जो ट्रांसमिट हो जाते हैं और ऑडिटरी नर्व ब्रेन के पास वो मैसेज ले जाते हैं और ये इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी थी। ओके, तो ये डिफरेंट इसकी फाइड फोसा है, ये जो ईयर लॉब्स है और इसका काम ये होता है कि ये साउंड की कलेक्शन करता है।
फर्स्ट डिसऑर्डर इज टिनेटस। टिनेटस जो है ये लैटिन वर्ड रिंगिंग से निकला हुआ है, यानी कि आंखों में रिंगिंग की आवाज़ आना। अक्सर अगर कोई ज़ोर से चमाट पड़ती है कान के ऊपर तो स्प्रिंग की तरह आवाज़ आती है, इस बीमारी का नाम है टिनेटस। टिनेटस जो है ये साउंड की परसेप्शन होती है ह्यूमन ईयर्स में, और कभी कभार कोरिस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल साउंड की एब्सेंस होती है, यानी बाहर से हमें कोई साउंड नहीं आती लेकिन हमारे कानों में वैसे ही शोर चल रहा होता है, तो इस कंडीशन को हम टिनेटस कहते हैं। टिनेटस जो है इसको हम रिंगिंग भी कहते हैं, क्योंकि कानों में रिंगिंग बज रही होती है स्प्रिंग की तरह। और इसके अलावा इसके बहुत सारे वजूहात हैं, ये डिपेंड करता है। अच्छा, ये होमिंग साउंड या बजिंग साउंड जो मक्की वगैरह होती है उसकी तरह भी ये साउंड ये रिजेंबल करते हैं। टिनेटस जो है अक्सर कुछ ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीबायोटिक की वजह से भी होता है, या इसके अलावा कुछ ऐसी जगहों पर काम करना जहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पर भी टिनेटस हो सकता है, या मुस्तकिल किसी स्पीकर के सामने बैठ के आप कोई इंजॉयमेंट कर रहे हो, म्यूज़िक सुन रहे हो, अरिजीत सिंह की म्यूज़िक सुन रहे हो कंटिन्यूस, और इसके अलावा इंतही फास्ट आवाज़ है उसका, तो उसमें ये होगा कि टिनेटस होते हैं। नॉर्मली भी हमें भी होता है कभी कभार। तो टिनेटस इसे हम कहते हैं कि बजिंग साउंड या रिंगिंग, कानों में जो है स्प्रिंग की तरह आवाज़ों का गूंजना टिनेटस कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी नॉर्मल है क्रॉनिक टिनेटस। और इसके अलावा एक्यूट टिनेटस। एक्यूट टिनेटस जो है मीडिया रिपोर्ट्स, यानी कि हमें बाहर से जो है कुछ आवाज़ें आती हैं और वो आवाज़ें जो है शिद्दत इख्तियार कर जाती है, बेल की तरह आवाज़ें होती हैं और उसकी वजह से हमें डर लगता है। एक तो क्रॉनिक होते हैं, तो क्रॉनिक जो है वो प्रिवेंटेबल है, लेकिन एक्यूट ये है कि एक्यूट में थोड़ा सा खौफ महसूस होता है और खौफ की वजह से फिर टेंशन बढ़ जाते हैं, और टेंशन के बाद जो है बॉडी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो ये सिंपल यहाँ पे फिगर साइकिल शो किया गया है एक्यूट और क्रॉनिक को समझाने के लिए। काजेस की बात करें तो ईयर इन्फेक्शन से हो सकता है, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, हाँ ये भी हो सकता है कि भाई आपके कान में कोई मक्खी वगैरह जा चुकी होगी और वो जाके वहाँ पे बजिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। नॉर्मली भी होता है, लेकिन कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट चला जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नेजल एलर्जी अगर आपको हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ईयर वैक्स, कानों में जो है बिल्कुल वैक्स जमा हो चुका है, कानों की सफाई नहीं कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा बेंजोडाइज़ेपिम, ऐसे पेशेंट जो बेंजोडाइज़ेपिम के आदी हो और उसको आप बाहर निकालोगे तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होते हैं, तो उनके कानों में भी बेसिकली बेंजोडाइज़ेपिम की वजह से, यानी कि वो बेंजोडाइज़ेपिम के एडिक्ट होते हैं, आप उसको मना कर रहे हो, आपने उसके डोज ख़त्म कर दिए, कम कर दिए, तो उसके कानों में फिर ये बजिंग साउंड होगी। या मुस्तकिल आपने कानों में, दोनों कानों में जो एयर फ्री लगाया हुआ है और स्पेशल म्यूज़िक सुन रहे हो, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा जो नेचुरल हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है एजिंग में, उम्र जैसे बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। इसके अलावा मोस्ट कॉमन कॉज इज नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस। नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस का मतलब ये होता है कि हम ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शोर होता है, शराबा होता है, और वो शोर शराबा हमारे कानों के ऊपर मुस्तकिल पड़ता है और उसकी वजह से हमें हियरिंग लॉस होती है। तो ऐसे हियरिंग लॉस को हम नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस भी कहते हैं। ज़्यादातर मर्दों में इसका रेशो बहुत कॉमन है। ठीक है, तो ये डिफरेंट इन्फेक्शन भी यहाँ पे इसको शो किए गए। टिनेटस के ईयर वैक्स है, इन्फेक्शन है, और इसके अलावा नॉइस हो गया, कुछ ड्रग्स वगैरह से भी हो सकता है, इस हिस्से को डैमेज करेगा, और ट्यूमर से भी हो सकता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पर चला गया, लेकिन नॉर्मली टिनेटस के इन्फेक्शन से होता है, कोई फॉरेन पार्टिकल चला गया या कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल किए तो उस कंडीशन में टिनेटस होता है। पैथोफिजियोलॉजी जो मैकेनिज्म होते हैं और बेसिकली ऑटो अकॉस्टिक इमिशन होते हैं। ऑटो अकॉस्टिक इमिशन जो साउंड वगैरह होते हैं वो हमारे कानों तक पहुंचते हैं बाहर। ईयर लोब्स जो होते हैं वो ईयर लोब्स उस साउंड को जमा करते हैं, और साउंड को जमा करने के बाद जो इनर ईयर्स होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ माइन्यूट ईयर्स स्ट्रक्चर, यानी कि बालों की तरह जो है हज़ारों छोटे छोटे सेल होते हैं जिससे हम स्टीरोसीलिया कहते हैं, और उस स्टीरोसीलिया जो वाइब्रेट करते हैं साउंड वेव्स के रिस्पॉन्स में। यानी अगर बाहर कोई शोर बजता है तो जो स्टीरोसीलिया होता है वो वाइब्रेट कर जाती है, और जब स्टीरोसीलिया वाइब्रेट होती है तो बेसिकली जो न्यूरल सिग्नल्स होते हैं वो कन्वर्ट करके अकोस्टल वाइब्रेशन में उसको कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा जो सेंसिंग सेल्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं वाइब्रेटरी सेल के साथ थ्रू अ न्यूरल फीडबैक लूप के जरिए। ठीक है, तो न्यूरल फीडबैक लूप, और इसके अलावा इसको रेगुलेट करने वाला जो है वो ब्रेन है। अब ब्रेन जो है लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक किल हेयर सेल। अब जब आप ज़्यादा तेज साउंड सुनते हो तो वो आपके स्टीरोसीलिया सेल को जो है डैमेज कर देता है।
एंड स्टडीज हैव शोन एज हेयर सेल आर लॉस, उसके ऊपर एक रिसर्च किया गया है कि अगर हेयर सेल जो है लॉस हो गए तो जो न्यूरॉन्स होंगे डिफरेंट न्यूरॉन्स वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो ऑडिटरी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे और गलत परसेप्शन देंगे साउंड का परसेप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने बेसिकली स्टीरियोसीलिया को डैमेज कर दिया लो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने की, या अरिजीत सिंह या आरजे म्यूजिक सुन के आपने अपने स्टीरियोसेल का बेड़ा गर्क कर दिया। तो स्टीरियोसेल चूंकि ये क्या करता है, ये कन्वर्ट न्यूरोनल सिग्नल होते हैं उसको अकोस्टल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता है, तो ये एक रिस्पॉन्स होता है नॉर्मल। अब चूंकि जो स्टीरियोसीलिया सेल है वो डैमेज हो गए तो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स जो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो आपके ब्रेन को गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, तो इसकी वजह से भी हो सकते हैं। अनदर पॉसिबल मैकेनिज्म अंडरलाइनिंग टिनाइटिस इज डैमेज टू द रिसेप्टर सेल। अब डैमेज रिसेप्टर सेल अगर डैमेज हो गए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ओके, पीपल मोस्ट एट द रिस्क ऑफ टिनाइटिस, कौन से ऐसे लोग हैं जो टिनाइटिस के रिस्क पे? सीनियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम से किसके हवाले से? सीनियर, क्योंकि उनके स्टीरियोसीलिया डैमेज हो चुके हैं। मिलिट्री पर्सनल गोला बारूद वगैरह भी उनके स्टीरियोसेल को डैमेज कर देते हैं। जो म्यूजिशियन होता है जो एनी टाइम म्यूजिक बजाता है तो ये भी इसके रिस्क फैक्टर में शामिल है। और ऐसे लोग जो इन्वायरमेंट में खुली फिजा में काम करते हैं जैसे कि मजदूर वगैरह, ठीक है, तो ये इसके रिस्क फैक्टर में शामिल है। ओटाइटिस मीडिया बेसिकली जो मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होती है, इस कंडीशन को ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। और ओटाइटिस मीडिया में फ्लूइड की फॉर्मेशन होती है, पस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन और इनर ईयर के दरमियान होता है। सीवियर शदीद पेन होता है, फीवर भी होता है, पस भी होता है। अच्छा, रप्चर ऑफ ईयर ड्रम, ओटाइटिस मीडिया ईयर ड्रम के जो कानों का पर्दा होता है उसके फटने से भी होता है, इन्फ्लेमेशन से भी होता है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉजेटिव एजेंट है, बच्चों में ये मोस्ट कॉमन होता है ओटाइटिस मीडिया। काजिस की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, सीडोमोनास एरोजिनोसा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरोक्सिला, ये सारे इसके पॉजिटिव एजेंट हैं, ये बैक्टीरिया के नाम है। इसके अलावा अमंग ओल्डर एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ईयर इन्फेक्शन इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एडोलेसेंस और यंग में जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है इसकी वजह से होता है, ये बैक्टीरिया है। ओके, डायग्नोसिस की बात करें तो ऑटोस्कोप देखते हैं। इसके अलावा टेम्पेनोमेट्रो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को चेक करते हैं, और ऑटोस्कोप मुकम्मल कान की जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं, मुकम्मल कान की चेकअप करते हैं। ये ऑटोस्कोप डिवाइस है, कान को चेक करते हैं कि उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। टेम्पेनोमेट्री, ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को चेक करते हैं कि बेसिकली जो कान का पर्दा है वो डैमेज तो नहीं हुआ है। अब हेयरिंग लॉस की बात करेंगे। हेयरिंग लॉस का मतलब क्या है भाई? हेयरिंग लॉस का मतलब जो ट्रांसडक्शन और उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, जब वो लॉस हो जाए या उसके फॉर्म में कोई चेंजेस आ जाए, इस कंडीशन को हम हेयरिंग लॉस कहते हैं। मिसाल के तौर पे या तो तेज सुनता है कोई शख्स या बिल्कुल सुनता ही नहीं है, आप जो बोलोगे वो आपकी तरफ देखेगा, ये हेयरिंग लॉस कहलाते हैं, ठीक है, जिसे हम बहरा भी कहते हैं। टाइप्स की बात करें तो एक फर्स्ट वन जो है वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है और दूसरा है सेंसरी न्यूरल लॉस। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की बात करें तो साउंड इज नॉट कंडक्टेड एफिशिएंटली थ्रू द आउटर ईयर कैनाल टू द ईयर ड्रम एंड द थिनी बोन्स ऑसिकल्स ऑफ द मिडिल ईयर्स। कंडक्ट का मतलब होता है पकड़ना। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में कानों तक कंप्लीटली आवाज नहीं पहुंचता, ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहलाता है। इसकी वजूहत टेम्पेनिक मेम्ब्रेन भी हो सकती है, ईयर लोब्स भी हो सकता है, और जो बोन्स होते हैं जिसकी वजह से वाइब्रेशन होती है वो भी इसकी वजूहत में शामिल हो सकता है। इसके अलावा सेकंड जो सेंसरी न्यूरल है, सेंसरी न्यूरल जो नर्व पाथवे हैं इनर ईयर्स और ब्रेन के दरमियान जो रिलेशन है उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो नर्व डैमेज हो जाए तो बेसिकली ब्रेन को मैसेज नहीं मिलता, ये भी इसके कॉज में शामिल है। मिक्स कम्बिनेशन की बात करें तो ये दोनों हो सकते हैं। सेंट्रल, अब सेंट्रल जो ऑडिटरी नर्व और साउंड सेंटर है उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसे हम सेंट्रल हेयरिंग लॉस कहेंगे। कॉजेस हेरिडिटरी भी होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनके अगर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स में हैं तो वो ट्रांसफर हो जाती है उनके नेक्स्ट जनरेशन में एट द एज ऑफ 45 और 55 इस एज में। इन्फेक्शन भी हो सकते हैं और लोड डाउन्स, कोई ऐसे इन्वायरमेंट में काम करना जहाँ पे शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो, ये भी इसके कॉज में शामिल है। एजिंग भी है, कुछ मेडिकेशन है और कुछ ऐसी इलनेस है कि जिसकी वजह से
ये हो सकता है, हेयरिंग लॉस हो सकता है। डायग्नोसिस की बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन है, इसके अलावा ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट के, ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट याद रखो, ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट भी चेक करते हैं। ऑडियोमीटर टेस्ट, ऑडियोमीटर टेस्ट इस वजह से चेक करते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी का मशीन चाहिए इस पेशेंट को ताकि हम लगाए और वो बाहर से साउंड को करेक्ट करे। ट्रीटमेंट की बात करें तो कानों के अंदर जो ब्लॉकेज है, ईयर वैक्स है, उसको रिमूव करना है सर्जिकल प्रोसीजर के जरिए। और हेयरिंग एड्स, हेयरिंग एड्स का मतलब है कि कान के ऊपर कोई आला समात आपने लगा दिया, अगर उससे भी नहीं हुआ तो फिर कोकलर इम्प्लांट्स। कोकलर इम्प्लांट्स बेसिकली मेन पॉइंट है जहां पर साउंड को नर्व के पास लेके जाते हैं, साउंड को बेसिकली वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि इस तवील लेक्चर को आपने इतनी आसानी के साथ गेन किया होगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।